यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष कला पेपर ज्योग्राफी के द्वितीय पेपर आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के टॉपिक विश्व व्यापार संगठन एवं सार्वभौमिकरण के संदर्भ में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन जो है वो उसका वर्तमान में व्यापार में कितना योगदान है विश्व में, विश्व स्तर पे ये भी देखेंगे। और सार्वभौमिकरण क्या है तो उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो है विश्व व्यापार जो संगठन है, उस विश्व व्यापार संगठन एवं सार्वभौमिकरण का किस प्रकार से अपना योगदान या उसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव पर सन 1947 में विश्व व्यापार संगठन 1947 में इसका प्रस्ताव किया गया था और उसके बाद में इसका अस्तित्व में आया ये। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव पर सन 1947 में विश्व व्यापार संगठन का विचार सामने आया था तथा व्यापार एवं प्रशुल्क सामान्य समझौते नामक संगठन अस्तित्व में आया। इस संगठन द्वारा दो राष्ट्रों के मध्य जो उत्पन्न व्यापार संबंधी विवादों का समझौते द्वारा निपटारा किया जाना था। इसका मुख्यालय जेनेवा में रखा गया। ये जो है कंपटीशन एग्जाम में जनरली आता रहता है, अपने को ध्यान रखना है कि ये जो इनका जो है मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, तो यानी इसका जो मुख्यालय है विश्व व्यापार संगठन का वो कहाँ है, जेनेवा में रखा गया। गेट के द्वारा केवल कच्चे माल एवं निर्मित वस्तुओं को ही सम्मिलित किया गया। फार्म प्रोडक्टर एवं सेवाओं को इसके कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया था। अब जो है 1995 यानी 1 जनवरी 1995 से गेट के स्थान पर एक नया संगठन, गेट की जो फुल फॉर्म है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी गेट। ये जो है इसका जो गेट के बाद में इसका जो परिवर्तन, इसका जो विश्व व्यापार संगठन के रूप में बाद में अस्तित्व में आया ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी 1 जनवरी 1995 से गेट के स्थान पर एक नया संगठन विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, WTO। ठीक है, तो इसका अस्तित्व में आया ये कब आया, 1 जनवरी 1995 से। तो ये जो है जीके में कई बार पूछते रहते हैं तो अपने को ध्यान रखना है 1 जनवरी 1995। लेकिन इसमें गेट के नियमों के स्थान पर नवीन नियम एवं सिद्धांत बनाए गए। इसके तहत खाद्य एवं सेवाओं में विनिवेश को बढ़ावा दिया गया। इसी दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक ऐसे भय थे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की संप्रभुता पर अपना अतिक्रमण कर रहे थे तथा इसके नियम विकासशील देशों पर थोपे जा रहे थे। तो सन 1997 में जब इसके 68 देश सदस्य थे, एक निजीकरण एवं प्रतिस्पर्धा के लिए आंतरिक संचार बाजार खोला गया और सन 1997 के अंत तक रूस एवं चीन के अतिरिक्त इसके 130 सदस्य बन गए थे। वर्तमान में 30/11/95 तक WTO के 164 सदस्य देश थे, यानी 164। अफगानिस्तान 164वां सदस्य बना था और यूरुग्वे के अधीन प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी अन्य समझौते के सभी सदस्य देशों ने प्रशुल्कों में व्यापक कमी करने, मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करने तथा अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी प्रतियोगिता के लिए खोलने संबंधी कई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और विश्व व्यापार संगठन के तत्वावधान में जिस आर्थिक परिवेश का उद्भव हुआ उसमें लगभग प्रत्येक आर्थिक गतिविधि पर घरेलू संरक्षण व रोक को समाप्त करने का प्रयास किया गया तथा साथ ही विश्व व्यापार पर से सारे प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। अब कम से कम तट कर लगाने पर बल देता है। दूसरे किसी देश में आयातित सामान पर विभिन्न देशों में
से आयातित माल पर तट कर समान दर से लागू होने पर भी जो जोर देता है। उदाहरणार्थ, जर्मनी में यदि मलेशिया एवं भारत दोनों देशों से रेडीमेड वस्त्रों का आयात होता है तो दोनों देशों की वस्त्रों पर तट कर की दर समान रखनी होगी। अब जो है जैसे ये WTO और गेट ये कैसे क्या अस्तित्व में आया, तो इसको अपने को थोड़ा सा जो है ये भी अपने को ध्यान रखना है। यानी द्वितीय महायुद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करने के उद्देश्य से 1947 में 23 देशों ने मिलकर, उस समय जो है कितने देशों ने मिलकर, 23 देशों, 1947 में 23 देशों ने मिलकर प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो गेट है, गेट पर हस्ताक्षर किए थे। और भारत भी इसके क्या है, संस्थापक देशों में से था। उस समय संस्थापक सदस्यों में से एक था। सन 1994 तक इसकी सदस्य संख्या 118 तक पहुंच गई। कितनी हो गई थी? 1994 तक 118। संपूर्ण जीवन काल में गेट का प्रयास प्रशुल्क दरों में तथा मात्रात्मक प्रतिबंधों में कमी द्वारा संरक्षणात्मक सरकारी नीतियों को हतोत्साहित करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने का रहा। गेट कोई संस्था नहीं थी, वरन मात्र एक वैधानिक व्यवस्था थी। लेकिन WTO एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यानी WTO क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय अस्थायी संस्था है जिसका प्रमुख कार्य निर्धारण करना है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार इत्यादि निश्चित नियमों के आधार पर निर्धारित हो। WTO संस्था देश में समय समय पर व्यापार नीतियों की समीक्षा करेगी। वर्तमान में 2015 में इसके 164 सदस्य हैं तथा मुख्यालय इसका क्या है? स्विट्जरलैंड यानी जेनेवा में। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ इसका जो मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब जो है विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो यह निश्चित करती है कि वस्तु एवं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि नियमों का पालन हो रहा है। WTO समझौता के पालन को सुनिश्चित कर इसके सदस्य के मध्य उठने वाले विवादों के लिए एक अस्थायी मध्यस्थ की भूमिका निभाता है या निभाएगा। इसी उद्देश्य से एक निपटान संस्था का गठन किया गया। WTO सदस्य एक निश्चित समयांतराल पर व्यापार नीतियों की समीक्षा करेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग की अपेक्षा रखेगा। यानी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है उनकी सहयोग की अपेक्षा ये रखेगा। WTO की सर्वोच्च संस्था मंत्री स्तरीय सम्मेलन है जिसमें सभी सदस्य देशों के मंत्री सदस्य हैं। सितंबर 2003 में संपन्न कानून मेक्सिको की सर्वोच्च संस्था मंत्री स्तरीय सम्मेलन है जिसमें सभी सदस्य देशों के मंत्री जो हैं यहाँ पे इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष में कम से कम एक बैंक बैठक जो है आवश्यक है। इसकी एक सामान्य परिषद होगी जिसमें सभी सदस्य सम्मिलित होंगे। यह परिषद मंत्री स्तरीय संस्था का कामकाज देखेगी। सामान्य परिषद के अधीन 3 और परिषद बनाई गई हैं। प्रथम वस्तुओं में व्यापार की परिषद, द्वितीय सेवाओं में व्यापार की परिषद और तथा तीसरी जो है वो संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकारियों की परिषद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 परिषदें इन्होंने बनाई हैं। ठीक है, विश्व व्यापार आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD यानी विश्व बैंक है आर्थिक सहयोग एवं विश्व विकास संगठन तथा गेट के अनुसार उरुग्वे दौरे जैसे गेट के 8वें एवं अंतिम दौर में किए गए समझौते के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन में कहा गया है कि 2005 तक जब बहु फाइबर समझौता खत्म होगा तो वस्तुओं के विदेशी व्यापार में $745 बिलियन की वृद्धि होगी, जिसमें सर्वाधिक
60% वृद्धि वस्त्र के क्षेत्र में होगी। ठीक है, 20% वृद्धि कृषि, वन संपद सामग्री तथा मत्स्य में तथा 19% परिष्कृत खाद्य सामग्री में होने की संभावना है। साथ ही भारत सरकार का यह मानना है कि यदि ऐसा होता है तो विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी 0.5% से बढ़कर के 1% तक हो जाएगी। ठीक है, तो यानी भारत का जो हिस्सेदारी है वो वर्तमान में बहुत ही कम है। ठीक है, यानी 1 और 1.5% के आसपास ही है। सार्वभौमिकरण, अब सार्वभौमिकरण की बात करें तो यानी ग्लोबलाइजेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो यानी ये क्या है, किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समग्र करना ही एकीकृत करना सार्वभौमिकरण कहलाता है। यानी एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समग्र करना या एकीकृत करना सार्वभौमिकरण कहलाता है, यानी ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विदेशी कंपनियों को देश की विविध आर्थिक गतिविधियों में निवेश करने की अनुमति देकर विदेशी निवेश को खोलना या विदेश विनिमय को नियंत्रण अधिनियम को खत्म करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग की भावना बनाने को सार्वभौमिकरण कहते हैं। भारत में सार्वभौमिकरण के प्रयास 1980 के दशक में ही प्रारंभ कर दिए गए थे। इसके अंतर्गत विदेशी पूंजी निवेश को अनेक रियायतें दी गई तथा बहुराष्ट्रीय नियमों को भी प्रवेश दिया गया। इसके लिए पहले जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को कार्य की अनुमति नहीं थी तथा उस नीति के प्रति उदारता बढ़ती गई। आयात उदारीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया गया और देशों में सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया में तीव्रता तब आई जब 1991 में भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के दबाव में नई आर्थिक नीति स्वीकार की गई। यानी किसके दबाव में, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जो है ये जो दबाव द्वारा नई आर्थिक नीति स्वीकार की गई। और 1995 में विश्व व्यापार संगठन के उपरांत इस प्रक्रिया में और भी तीव्रता आई। अब है विश्व व्यापार का जो प्रतिरूप है वो क्या है, पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। तो विश्व के विभिन्न देशों के मध्य होने वाला व्यापार जिसमें भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आदि कारकों द्वारा जो प्रभावित होता है, कौन कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है विश्व व्यापार जो है, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आदि जो कारक हैं, इन प्रभावों के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा एवं स्वरूप निर्धारित होता है। व्यापार की प्रकृति एक देश से दूसरे देश तथा महाद्वीप में बदलती रहती है। विश्व व्यापार में सम्मिलित वस्तुओं में खाद्य सामग्री, कच्चे माल, ईंधन तथा निर्मित सामग्री प्रमुख हैं। खाद्य सामग्री में अनाज, पेय पदार्थ, फल, मांस तथा मसाले, कच्चे माल में जैसे रेशे, रबर, इमारती लकड़ी, वनस्पति तेल, धात्विक एवं अन्य खनिज, ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा निर्मित वस्तुओं में वस्त्र, मशीनें, रसायन आदि प्रमुख हैं। इन व्यापारिक वस्तुओं में औद्योगिक राष्ट्र यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा जापान खाद्य सामग्री एवं कच्चे माल के प्रमुख आयातक हैं। ये देश विकासशील देशों, ये देश क्या हैं, विकासशील राष्ट्रों में खनिज एवं पेट्रोलियम कच्चे माल के लिए बड़ी मात्रा में विनिवेश करते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के कम विकसित देश जिसमें जैसे दक्षिणी महाद्वीप में औद्योगिक दुनिया के जो देश हैं, दक्षिणी महाद्वीपों में औद्योगिक दुनिया के जो देशों की को कच्चा माल एवं खाद्य सामग्री निर्यात करते हैं। और आयात निर्यात में आयात की दृष्टि से विश्व व्यापार में सर्वाधिक भागीदारी औद्योगिक दुनिया के पूंजीवादी देशों की है। यानी सर्वाधिक जो भागीदारी है आयात निर्यात में विश्व व्यापार में वो क्या है, औद्योगिक दुनिया में पूंजीवादी जो देश हैं उनकी हैं। ये औद्योगिक देश कौन कौन से हैं, जैसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय ECC या पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो समूह है ओपेक आदि संगठनों में से किसी एक का सदस्य हैं। विश्व में 95% देश निम्न एवं मध्यम आय वाले हैं। 95% जो विश्व में जो देश है वो क्या है, निम्न और मध्यम आय वाले हैं, ये ध्यान रखना है। जबकि 5% देश पूंजीवादी हैं। पूंजीवादी देशों में प्रति व्यक्ति औसत
व्यक्ति आय जो है वो जो प्रति व्यक्ति औसत आय वो है $14,430 हैं, जबकि निम्न एवं मध्य आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति औसत जो वार्षिक जो आय है वो $700 से भी कम है। जनसंख्या वितरण एवं व्यापार की हिस्सेदारी में भी भारी विषमता है। दक्षिणी एशिया में विश्व की 21% जनसंख्या रहती है, यानी दक्षिण एशिया में जो विश्व की लगभग 21% जनसंख्या रहती है, जबकि लेकिन कुल निर्यात में 1% भागीदारी है। ठीक है, बहुत ही कम भागीदारी है, यानी जनसंख्या कितनी है 21%, लेकिन विश्व व्यापार में इसकी भागीदारी कितनी है 1% है। निर्यात संरचना की बात करें, ये तो थी आयात संरचना, तो उसके बाद में अपन देखेंगे निर्यात संरचना में। ठीक है, तो निर्यात संरचना विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की निर्यात संरचना में ईंधन, खनिज, धातुओं की प्राथमिकता रहती हैं। इन देशों में से अधिकांश की अर्थव्यवस्था में किसी एक ही वस्तु की प्रधानता होती है। जैसे युगांडा में कुल निर्यात में 95% भागीदारी कहवा की रहती है, यानी युगांडा जो है उसकी जो निर्यात में 95% भागीदारी किसकी है, कहवा की है। ऐसे ही जाम्बिया में 81% तांबे का है। जाम्बिया जो है उसमें 81% जो है निर्यात वो होता है किसका, तांबे का होता है। सन 1998 में कुल निर्यात व्यापार राशि जो है वो 50,75,97 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही, जिसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 32,039 मिलियन डॉलर थी, जो कुल व्यापार का 0.6% है, यानी बहुत ही कम है, यानी 1% से भी कम है। जहां विकासशील देशों में खाद्य सामग्री, कच्चे माल, खनिज, पेट्रोल एवं कृषि उत्पादों का निर्यात होता है, वहीं विकसित पूंजीवादी देशों में निर्यात में मशीनरी, परिवहन उपकरण तथा अन्य औद्योगिक सामग्रियों की प्रधानता रहती है। विकसित देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं नॉर्वे ही ऐसे देश हैं जिनके कुल निर्यात में 60% हिस्सेदारी खनिजों एवं प्राथमिक उत्पादों की रही हैं। आयात निर्यात की बात करें तो कम आयात की संरचना की बात करें तो विकसित देशों की आयात संरचना में भोज्य पदार्थ तथा प्राथमिक पदार्थों की हिस्सेदारी में कमी आ रही है, और विकासशील देशों की आयात संरचना में मशीनरी, परिवहन उपकरण, रक्षा सामग्री आदि की प्राथमिकता रहती हैं। और विकासशील देशों में वर्ष 1998 में औसत 73% आयात मशीन एवं परिवहन उपकरण एवं अन्य औद्योगिक पदार्थों का हुआ, और मात्र 20% ईंधन एवं भोज्य सामग्री का रहा है। और मशीनरी एवं औद्योगिक सामग्री का अंशदान ब्राज़ील में 66%, मलेशिया में 84% और भारत में 56%। ये ध्यान रखना है, यानी मशीनरी एवं औद्योगिक सामग्री का जो अंशदान है वो ब्राज़ील में 66%, मलेशिया में 84% और भारत में 56% रहा है। इन देशों में ईंधन विशेषकर पेट्रोल, जिसमें भारत में 30%, ब्राज़ील में 16% का आयात दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि जर्मनी, जापान, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, नीदरलैंड के आयात में ईंधन की प्राथमिकता रहती है। और आयात में वार्षिक वृद्धि औद्योगिक पूंजीवादी देशों में मात्र 5.8% रही, जबकि लेकिन विकासशील देशों में मात्र 0.5%। परंतु आय वाले जो देशों में जो है निम्न, उसमें जो है 2 से 4% तक हो गई है। स्पष्ट है, जहाँ विकसित देशों में आयात की वार्षिक वृद्धि दर में ह्रास की प्रवृत्ति थी, वही अल्प आय वाले विकसित देशों में ये वृद्धि बढ़ रही है, यानी तीव्र हुई थी। ठीक है, अब यह कहाँ पे कितना निर्यात किन वस्तुओं का होता है, यानी कुल निर्यात प्रतिशत में ये जो टेबल है ये आपको अच्छे से देखनी है। यानी युगांडा में जैसे 95% निर्यात में क्या है, कहवा है। जैसे मार्टिनिया में 83% लोहा है, इसके जाम्बिया में 81% तांबा है, नाइजर में 79% धातु, बुरुंडी में कहवा, यानी जो है इसी प्रकार जो है ये सोमालिया, घाना, माली में जो है कपास का जो है माली में 52%, घाना में कोको का 54%, क्यूबा में चीनी का 59%। इस प्रकार से ये कुल निर्यात में प्रतिशत जो हिस्सा है ये दिखाया गया है। तो आपको अच्छे से इसको देखना है और समझना है। PDF आपको भेज दिया है, अपने नोटबुक में ज़रूर नोट्स बनावें और इस वीडियो को आराम से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।